वो दबे दबे कदमों से क्लास की बैक साइड पर बनी उस खिड़की की तरफ बढ़ी थी जो एक तरफ से थोड़ी सी टूटी हुई थी। क्लासरूम के अंदर वो कूद कर जाने वाली थी क्योंकि सर निखिल का लेक्चर शुरू हो चुका था और उसे पक्का यकीन था अगर वो इतनी लेट क्लास में पहुंची तो सर निखिल ने उसकी जान ले लेनी है। और इसीलिए वो चुपचाप पीछे की साइड से क्लास में चुपचाप जाकर बैठ जाना चाहती थी। लेकिन जैसे ही उसने खिड़की हटाते हुए थोड़ा सा अंदर झांक कर देखा तो उसका दिल धक से रह गया। मिशका तो एकदम से सन्न हो गई थी। कभी वो कुर्सी को देखती तो कभी सामने खड़े प्रोफेसर निखिल देसाई को, जो सुकून से दोनों हाथ सीने पर बांधे उसके सामने खड़े हुए थे। अरे लीजिए ना, आप नहीं ले रही? ये ले। ये दीवार अच्छी खासी ऊंची है तो कुर्सी की मदद के बगैर मुझे नहीं लगता कि आप खिड़की तक पहुंच पाएंगी। सर वो सर मैं। लेकिन इससे आगे मिशका एकदम खामोश हो गई थी। उसके मुंह से कुछ निकल ही नहीं रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था वो कैसे सर निखिल को फेस करे, क्योंकि जो हालात अब अचानक से बन चुके थे वो उसके लिए बहुत ज़्यादा एम्ब्रेसिंग मोमेंट था। आई एम सॉरी सर। जब मिशिका से कोई भी बात न बन पाई तो संजीदगी से वो सिर्फ इतना ही बोल पाई थी। प्रोफेसर निखिल देसाई ने उसे घूर कर देखा था और फिर जिन कदमों से आए थे वैसे ही उन्हीं कदमों से वापस रूम में वापस लौट आए थे। पीछे ही मिशिका इस सोच में डूबी खड़ी रही कि अब उसे क्लास में जाना चाहिए या नहीं। कुछ देर वहीं खड़ी रहने के बाद वो क्लास में जाने का फैसला करते हुए दरवाजे के करीब आई थी तो प्रोफेसर निखिल देसाई ने एक लड़के को इशारा किया कि उठकर कमरे का दरवाज़ा बंद कर दो। और उस लड़के ने हुक्म को फौरन मानते हुए एक ही झटके से मिशका के मुंह पर दरवाज़ा बंद कर दिया था। वो जो अंदर आने ही वाली थी एकदम से दरवाज़ा बंद होने के झटके पर जहाँ थी वहीं रुक गई थी। कमरा बंद होने से पहले जब प्रोफेसर निखिल ने दरवाज़ा बंद करने का उस लड़के को हुक्म दिया था तो उसने एक पल के लिए चौंक कर प्रोफेसर निखिल की ओर देखा था, जो उसकी तरफ एक तंज भरी मुस्कुराहट उछालकर वापस बोर्ड पर लिखने लगा था। एकदम से मिशका ने अपनी दोनों मुट्ठियां कसकर भींच ली थीं। काश वो उस प्रोफेसर को बता सकती, लेकिन क्या करती, मजबूर थी। अगर कोई भी बात होती या फिर लौटकर जवाब देती तो निखिल उसके नंबर काट सकता था। ये कौन सा बोर्ड के पेपर थे जहां टीचर के साथ बदतमीजी करने के बावजूद भी बोर्ड में आपके पूरे पूरे नंबर मिल जाएंगे। वो जिन कदमों से क्लास की तरफ आ रही थी वैसे ही वापस मुड़कर कैफेटेरिया में जा बैठी थी। उसे इस वक्त बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। उसका बस चलता तो उसे प्रोफेसर निखिल का सर फाड़ देती और और ख्यालों ही ख्यालों में उसने उसका सर फाड़ भी दिया था। वो उसके सामने रोते हुए गिड़गिड़ाकर विनती कर रहा था, मिशिका मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो। आइंदा तुम्हारा जब भी मन करे क्लास में आ जाना। मैं तुम्हें कोई भी पनिश नहीं करूँगा, तुम्हें कभी नहीं डांटूंगा। पेपर दो या मत दो, फुल नंबर दूंगा। और ये ख्याल सपने में सोचते हुए वो जोर से खिलखिलाकर हंस पड़ी थी। उसके दिल को कितना सुकून मिला था ये सब सोचकर। लेकिन अगले ही पल उसे एहसास हुआ कि वो तो बस एक सपना था। हकीकत तो इसके बिल्कुल उलट थी। उसे क्लास से बेइज्जत करके उसके मुंह पर दरवाज़ा बंद करके उस प्रोफेसर ने उसे बाहर निकाल दिया था और वो उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाई थी। मौजूदा हालत पर गौर करते हुए उसका मुंह लटक गया था और अपनी हंसी को फौरन ब्रेक लगाते वो अपने गुस्से को फिर से बर्दाश्त करने की कोशिश करने लगी, जो उबल उबल कर बाहर निकलने के लिए तैयार हो रहा था। फिर एक गहरी सांस लेते हुए अपना मोबाइल निकाला और अपनी माँ का नंबर मिलाया। जैसे ही 2-3 घंटियाँ जाने के बाद प्रिया जी ने फ़ोन उठाया तो वो एकदम से शुरू हो गई थी, मम्मा आप तो बस मुझे नाश्ता करवा लें। क्यों, क्या हुआ मेरी जान, इतनी हाइपर क्यों हो रही हो? प्रिया जी ने हैरानी से पूछा। वो निखिल देसाई के बच्चे ने मुझे क्लास के अंदर दाखिल तक नहीं होने दिया। ये कहते हुए उसकी आवाज़ गुस्से के मारे कांप रही थी। उसे इस कदर गुस्सा आ रहा था कि उसे समझ नहीं आ रहा था वो करे तो क्या करे। जबकि प्रिया जी ने अफसोस से सर हिलाया था। फिर आगे कहा, मिश्का बेटा वो तुम्हारा टीचर है, मुझे लगता है कि तुम्हें उसका थोड़ा तो ख्याल रखना चाहिए ना। मम्मा कैसे ख्याल करूं, कम से कम मुझे क्लास में तो जाने देता। अब देखिए उस लंगूर के साथ मैं क्या करती हूँ। पैसे देकर पढ़ रही हूँ, मुफ्त में नहीं पढ़ा रहा मुझे वो। आया बड़ा कहीं का प्रोफेसर, घमंडी खड़ूस कहीं का। उसने मन ही मन में प्रोफेसर निखिल को न जाने कितने कितने नाम दे रखे थे। मिश्का ने अपने दिल की भड़ास अपनी माँ के साथ खूब निकाली थी। प्रिया जी ने हैरत से मोबाइल को देखा और फिर बाय बोलकर जल्दी से कॉल काट दिया, क्योंकि उन्हें पता था वो जितनी देर तक मिश्का से बातें करती रहती उसकी चलती जबान को ब्रेक नहीं लगना था और वो यूं ही गुस्से से जलती कुड़ती
प्रोफेसर निखिल की बुराइयां करती रहेगी और इसीलिए भलाई इसी में थी कि फ़ोन काट दिया जाए, और उन्होंने ऐसा ही किया था। आए दिन वो निखिल के साथ नई नई लड़ाइयाँ निकाल कर बैठी होती थी। हालांकि वो उसका टीचर था, लेकिन फिर भी मिश्का को इस बात का बिल्कुल भी ख्याल नहीं था। गुस्सा अब थोड़ा थोड़ा कम होने लगा था। फिर उसने बैठे बैठे ही अपने लिए एक कॉफ़ी ऑर्डर कर दी थी और फिर वहीं बैठ गई। कुछ देर के बाद क्लास से प्रोफेसर निखिल देसाई निकलता हुआ दिखाई दिया। उसे बाहर निकलते देख वो जल्दी से हाथ में कॉपी उठाए बड़े घमंडी अंदाज से चलते हुए क्लासरूम के अंदर दाखिल हुई थी। उसने क्लास से निकलते निखिल को बुरी तरह नज़रअंदाज किया था, जिस पर उसे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ना था, क्योंकि ये कौन सी नई बात थी। आए दिन मिश्का कोई ना कोई ऐसी हरकत जरूर करती थी जो निखिल को तंग करे, लेकिन वो भी अब पूरा का पूरा ढीठ बन चुका था। वैसे यार, बहुत बदतमीजी से तुम क्लास के अंदर आई हो। अंदर आते ही सुरभि ने नरमी से कहा था, जिस पर मिश्का ने उसे घूर कर देखा था और गुस्से से बोली, तुमने निखिल के बच्चे को देखा ना, वो मेरे साथ क्या करता है। पढ़ती हूँ मैं यहाँ पर, लेकिन साहब बहादुर के नखरे ही ख़त्म नहीं होते। जब देखो आंखें माथे पर रखी होती हैं। शर्म करो मिशिका, प्रोफेसर है वो हमारे, और तुम ये कैसी बातें कर रही हो जैसे वो कोई तुम्हारा छोटा भाई हो। तुम्हें कुछ तो शर्म आनी चाहिए यार। मिशिका सुरभि की बात का जवाब देना चाहती थी, लेकिन खामोश हो गई, क्योंकि वो जानती थी इस बात का जवाब देकर वो बुरी तरह फंसेगी। मुझे नहीं बात करनी उसके बारे में, आओ हम अपनी बातें करते हैं। जानती हो कल घर जाते ही क्या हुआ? वो अपनी अपनी बातों में बुरी तरह मगन हो गई थी। निखिल मोबाइल चलाता हुआ अपने ऑफिस में आया। ऑफिस में आते ही उसका मोबाइल बजने लगा। उसने फ़ोन उठाया तो आगे से जो बात उसे सुनाई दी, उस पर निखिल के माथे पर एकदम से लकीरें पड़ गई थीं। तो क्या करता, एक नंबर की बदतमीज लड़की है वो। सामने वाले की बात सुनता वो गुस्से से चटक उठा था, लेकिन फिर भी खुद को कंट्रोल करके बोला था, मैं अभी बिजी हूँ, बाद में बात करता हूँ। फ़ोन कॉल का जवाब देकर वो दिल ही दिल में अब बड़बड़ाता हुआ अपनी चेयर पर बैठ चुका था। इस लड़की को तो मैं देख लूँगा, पता नहीं क्या समझती है खुद को। निखिल का बस नहीं चल रहा था कि मिशिका उसके सामने आ जाए और वो एक नहीं बल्कि पूरी की पूरी 6 गोलियां उसके भेजे में उतार दे। शाम को जब वो घर पहुंचा तो मिशिका बड़े सुकून से लॉन्च के सोफे पर लेटी कोई इंग्लिश मूवी देख रही थी, साथ ही पॉपकॉर्न भी खा रही थी। जैसे ही मिशिका की नज़र निखिल पर पड़ी तो फौरन उसने फिल्म बंद करके उसकी तरफ देखा था और निखिल गुस्से से दांत पीस कर रह गया। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारा खुद का घर बार नहीं है क्या? जब देखो मुंह उठाकर यहाँ पड़ी रहती हो। ओ हेलो मिस्टर, तुम्हारी इतनी औकात नहीं कि तुम मुझे इस घर से भगा सको। तुरंत अपनी छोटी सी नाक फुलाते हुए वो बोली थी। वैसे बच्चू, आज अंकल जी को आ लेने दो, तुम्हारी तो मैंने ऐसी शामत लगवानी है कि जिंदगी भर याद रखोगे। जबकि निखिल ने उसे हैरानी से देखा था, फिर हाथ झटक कर बोला, तुम लगाकर देखो मेरी शिकायत। मैं अपने दादाजी को तुम्हारी शिकायत लगाऊंगा, और कान खोलकर सुन लो, वो मेरे दादाजी हैं, तुम्हारे वो कुछ भी नहीं लगते। बैठ गई हो मेरे घर पर पूरा पूरा अपना हक जमा कर, ऊपर से मेरे दादा के साथ साथ मेरी पूरी फैमिली को भी हथिया चुकी हो। अपनी हद में रहो लड़की, वरना इस घर से कान पकड़कर चलता कर दूंगा। उसकी एक ही सांस में कही हुई इतनी सारी बातों पर वो मुंह खोले निखिल को देखती रही, और फिर अगले ही पल भल भल आंसू उसकी आंखों से निकलने लगे थे। और यही वो पल थे जब भी कोई उसे ऐसी बातें करता वो रोने लगती थी, और यहीं पर निखिल उसे हार जाया करता था। अच्छा बस बस, ये मगरमच्छ के आंसू बहाना बंद करो। ठीक है, ये तुम्हारी भी फैमिली है जितनी की मेरी है। अगले ही पल निखिल की बात पर उसने जल्दी से अपने आंसू पोंछे, फिर उसे तंजिए अंदाज में देखते हुए बोली, आ गए ना अपनी औकात पर। अगर आगे से ये बात बोली तो सीधा जाकर दादाजी को शिकायत लगाऊंगी। फिर देखना वो इस घर से तुम्हें निकालते हैं या मुझे। पूरे घर की लाडली हूँ मैं, ठीक है ना? जबकि निखिल ने उसे गुस्से से घूर कर देखा था और फिर दूसरे सोफे पर जाकर बैठ गया। इसके साथ ही उसने मिशिका के हाथ से न सिर्फ रिमोट खींच के टीवी चलाया था, बल्कि पॉपकॉर्न वाला बाउल भी अपनी तरफ कर लिया था, जिस पर वो गुस्से से तिल मिलाकर रह गई थी। वैसे तुम समझते क्या हो खुद को? शर्म नहीं आती? यूनिवर्सिटी में मुझ पर रौब डालते हो। एक्सक्यूज मी, मैं वहाँ का प्रोफेसर हूँ और तुम एक स्टूडेंट, तो समझ रही हो ना? अब चुप हो जाओ, मुझे मैच देखना है। ये बोलकर उसने मैच लगा लिया, जिस पर मिशिका को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था। पता नहीं क्या समझता था वो खुद को। वो एकदम छलांग लगाकर सोफे से उतरी और निखिल से थोड़ा आगे जाने के बाद एकदम झटका खाकर पीछे मुड़ी थी, और अगले ही पल उसके हाथ से
उसके हाथ से पॉपकॉर्न का बॉल खींचकर अपने घर भाग गई। पीछे से वो सिर्फ उसे बुलाता रह गया था, लेकिन मिशिका तो जा चुकी थी। बदतमीज खड़ूस बंदर कहीं का। अपने घर में आते आते वो नए नए नाम से निखिल को पुकार चुकी थी। अभी वो अपने कमरे में भाग कर जाती कि तभी उसका टकराव अपनी माँ से हुआ था। अरे अरे, कैसे भाग रही हो? इंसानों की तरह चलना नहीं आता क्या तुम्हें? मम्मा मुझे छोड़ें, आप पहले उस जानवर की खबर लें। जाकर पूछें उसे क्यों नहीं आने दिया था मुझे क्लास में। वो जो गुस्से से भरी बैठी थी एकदम सख्ती से बोली। प्रिया जी भी सख्ती से बोली, पहले तो तमीज से बात करो मेरे सामने। तुम्हारे पापा ने उसे फ़ोन पर बात कर ली थी जब वो यूनिवर्सिटी में था। अच्छा, फिर क्या कहा उसने? उसकी बात पर प्रिया जी एकदम चुप हो गई, तो वो जल्दी से फिर बोली, बताए ना मामा, क्या कहा उस प्रोफेसर निखिल ने आपको? इस बात पर वो नरमी से बोली, उसने कहा कि अभी मैं बिजी हूँ, हम घर आकर बात करेंगे। हाँ तो घर आकर बात करें ना, बाहर लॉन्च में बैठा मैच देख रहा है। मेरे पॉपकॉर्न भी खाने की कोशिश की थी। चले आप मेरे साथ, पूछे उससे आज क्या तमाशा बनाया हुआ था उसने। ये बोलकर मिशिका जो अपने कमरे में दाखिल हो चुकी थी, दोबारा से माँ की कलाई थामती देसाई हाउस की तरफ आई थी। आज सच में उसने बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी उठानी पड़ी थी। पूरी क्लास के बच्चे उस पर बुरी तरह हंस रहे थे, लेकिन वो अच्छी तरह से जानता था कि बच्चे पिछली खिड़की से क्लास के अंदर आ जाते हैं, लेकिन आज तक उसने कभी भी किसी भी बच्चे को नहीं रोका था और ना ही डांटा था और ना ही कुछ पूछा था। पर आज पता नहीं कौन सा गुस्सा निकालने के लिए वो मिशिका के सर पर खड़ा हो गया था। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि एहसानमंदी के तौर पर उसके लिए कुर्सी भी ले आया था, ताकि खिड़की से कूदकर अंदर आने में आसानी हो। मिशिका, तुम कौन सा कम हो? तुम भी तो बहुत बदतमीजी करती हो उसके साथ, तो फिर वो भी यही करेगा तुम्हारे साथ। प्रिया जी ने तुरंत उसकी साइड लेनी चाहिए, लेकिन वो ना में सर हिलाकर बोली, आप आज बता ही दें उस निखिल की माँ है या फिर मेरी। अगर आपने उससे न पूछा तो फिर देखिएगा, मैं जाकर अंकल जी को शिकायत लगा दूंगी, और फिर अंकल जी जब उसे डांटें तब मुझे कोई कुछ न कहे कि बेकार में ही उसे डांट लगवा दी। इशिका की ये धमकी सच में काम कर गई थी। प्रिया जी खामोशी से देसाई हाउस आई थी, जो ठीक उनके घर से लगा हुआ था। सामने लॉन्च में देखा तो निखिल पूरे माहौल से बेखबर मैच देख रहा था। निखिल, मुझे बात करनी है तुमसे। प्रिया जी के बुलाने पर उसने वॉल्यूम कम करके जब पीछे मुड़कर देखा तो सामने ही प्रिया आंटी और मिशिका दोनों खड़ी थीं। वो तुरंत समझ गया था कि अब उसकी एक क्लास लगेगी, लेकिन उसके पास पहले से ही सारे जवाब मौजूद थे। अब उसने मैच बंद कर दिया और पूरे तौर पर प्रिया जी की तरफ घूमते हुए बोला, जी आंटी जी बताइए। खुश नहीं हुई थी ये यूनिवर्सिटी में मेरी शिकायतें आपको लगाने के बाद, जो अब ये दोबारा से मेरी इंक्वायरी के लिए आपको लेकर आई है। प्रिया जी ने हैरत से निखिल को देखा। क्या हो गया है तुम लोगों को? बचपन से एक साथ खेले हो, पढ़े लिखे हो, और अब तुम्हारी इतनी लड़ाइयाँ, एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर पाते हो। चलो ये तो हमारी आपसी बात है, लेकिन कम से कम यूनिवर्सिटी में तो अपना तमाशा मत बनाओ। मम्मा, मैंने किसी को नहीं बताया कि ये गधा मेरा पड़ोसी है। लोग मुझसे इम्प्रेस होने की बजाय उल्टा मेरा मजाक बनाएंगे, मुझ पर हंसेंगे। मिशिका ने बड़े ही सुकून से कहा था, जिस पर प्रिया जी ने उसे घूर कर देखा। मिशिका, अपनी तमीज मत भूलो, बड़ा है वो तुमसे। जिस पर वो मुंह बनाकर रह गई थी, जबकि निखिल लापरवाही से बोला, बिल्कुल ऐसा ही है आंटी जी। अब भला मैं सबको क्या बताऊं कि ये नालायक लड़की मेरी बहुत अच्छी रिलेटिव है। अगर बता दिया तो इज्जत का फालूदा ना बन जाएगा। वहाँ इतने बड़े बड़े प्रोफेसर के बीच उठना बैठना होता है। जब इसका बता दिया तो कोई भी मेरे साथ बैठना भी पसंद नहीं करेगा। निखिल ने कानों को हाथ लगाकर कहा। तो मिशिका एकदम से चीखते हुए बोली थी, मम्मा देख रही हैं ना आप, एक नौकरी लगी नहीं और इसकी हरकतें दिन ब दिन खराब होती जा रही हैं। अच्छा अच्छा, अब चुप कर जाओ तुम दोनों। बेकार में ही दिमाग घुमाकर रख दिया है कि बंदा अपनी असली बात ही भूल जाए। चुप कर जाओ तुम, अब बिल्कुल भी मत बोलना। अच्छा आंटी जी बताएं क्या बात है, निखिल ने बहुत ही मासूम बनते हुए कहा। तो उन्होंने आगे बढ़कर तुरंत उसका कान मरोड़ा था और बोली, मेरी बेटी को क्लास के अंदर दाखिल क्यों नहीं होने दिया था तुमने? तुम्हारी माँ से बात करूं कि तुम्हारा बेटा बड़ा आदमी बन गया है, हम गरीबों को देखता ही नहीं। इस बात पर वो एकदम से मुस्कुरा दिया था और फिर बड़े ही प्यार से बोला, अरे आंटी जी, मेरी प्यारी आंटी जी, अपनी इस चुहिया बेटी को भी संभाल लें। क्लास में पिछली तरफ की एक खिड़की है, तो मैडम खिड़की से कूदकर क्लास में आने की कोशिश कर रही थी। और इस बार प्रिया जी ने हैरत से मिशिका को देखा था, तो वो जल्दी से बोली,
मम्मा, मैं बिल्कुल भी नहीं कूदी थी। मैं तो सिर्फ इरादा कर रही थी कि तभी ये मिस्टर कुर्सी लेकर वहां पर आ गए कि यूं नहीं कूदा जाएगा, कुर्सी पर खड़ी होकर अंदर छलांग लगाओ। सच में क्लास के सभी बच्चे जोर जोर से हंस रहे थे मुझ पर। इतनी शर्म आई ना कि बस फिर मैं क्लास के अंदर होने ही लगी थी तो इन्होंने दरवाज़ा मेरे मुंह पर बंद कर दिया। आंटी जी, आपको पता है 15 मिनट की क्लास रह गई थी, जो कि 1 घंटे की होती है। 45 मिनट की क्लास में ले चुका था, तो 45 मिनट के लिए आने की क्या तुक बनती थी। फिर इससे तो अच्छा ये था कि ये आती ही नहीं। कौन से इससे बम गिरवाने थे। वो 15 मिनट की क्लास लेकर मिशिका को यकीन हो गया था कि निखिल ने उसे बुरी तरह से फंसा दिया है, और तभी वो मुंह बनाकर बोली, मामा, आपको इसका नहीं पता। वैसे भी गलती मेरी नहीं थी। मैं तो नाश्ता करना ही नहीं चाहती थी, लेकिन आपने ज़बरदस्ती मुझे नाश्ता करवाने की जिद की, तो भुगत लिया ना नतीजा। इतनी ज़्यादा इंसल्ट हुई है मेरी। एकदम से प्रिया जी का मुंह पूरे के पूरा खुल गया था। वो अकेले ही उन दोनों को कोई बात नहीं करने दे रही थी। मिशिका, चुप करके अब घर जाओ, इससे पहले कि मैं तुम्हें अच्छे से डांट लगा दूं, फिर तुम रोती रहोगी। जाओ घर। ये बात सुनकर उसने एक निगाह निखिल को देखा था, जो कि उसे तंजिया मुस्कान के साथ देख रहा था, और फिर अगले ही पर बड़ा ही मासूम चेहरा बनाकर प्रिया जी के सामने खड़ा हो गया। देखिए देखिए मामा, अब मुझे चिढ़ा भी रहा है। हंस हंस कर वो प्रिया जी को शिकायत लगाने के साथ साथ करीब सोफे पर पड़ा हुआ कुशन उठाकर पूरी ताकत से निखिल की तरफ उछाल देती है। तभी प्रिया जी उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ी तो वो भागते हुए अपने घर चली जाती है। बदतमीज, पता नहीं क्या समझता है खुद को। अजीब ही गोरख धंधा चलाया हुआ है। अगर ये मेरी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बनकर ना आया होता तो मैं इसे इतना अच्छा सबक सिखा देती कि वो बिल्कुल ठीक होकर रह जाता। वैसे वो बिल्कुल ठीक कह रही थी, क्योंकि बहुत से लड़के मिशिका की कैंची जैसी तेज जबान की वजह से उसके करीब नहीं आते थे। सिर्फ एक लड़की सुरभि थी पूरी यूनिवर्सिटी में जिसके साथ मिशिका की दोस्ती थी, लेकिन वो भी थोड़ा थोड़ा निखिल के लिए लचक दिखा देती थी, क्योंकि कल को उनके हिस्ट्री के पेपर तो निखिल के हाथ में ही जाने थे। बेशक वो उसे फेल न करता, लेकिन ग्रेड तो C और D दे सकता था ना। इसी बात से मिशिका को काफ़ी डर लगता था, क्योंकि अगर निखिल उसे बुरा ग्रेड दे देता तो घर में कोई भी निखिल को कुछ न पूछता, ये सोचकर कि वो तो प्रोफेसर है, मेहनत के ही नंबर दिए होंगे, और हर कोई उल्टा मिशिका पर ही चढ़ाई करने की कोशिश करता। अपने कमरे में आकर उसने वही मूवी अपने मोबाइल पर लगा ली और देखने लगी, जबकि निखिल अब अपने लॉन्च में बैठा हुआ मैच देख रहा था। लेकिन बार बार उसे मिशिका का ख्याल भी आ रहा था। पता नहीं वो लड़की खुद को समझती क्या थी, जब जो दिल चाहता करके ये जा और वो जा, बड़ों तक की उसके आगे नहीं चलती थी, क्योंकि वो सिर्फ अपने ही घर की नहीं बल्कि निखिल के घर की भी लाडली थी। सूरज देसाई का बेटा कार्तिक देसाई, जिसकी शादी सीमा जी से हुई थी। शादी के 5 साल तक उन्हें कोई औलाद न हुई और उन्होंने बहुत इलाज करवाया। तब कहीं जाकर उन्हें एक बेटा हुआ था जिसका नाम निखिल देसाई था। फिर उसके 3 साल के बाद वो फिर से उम्मीद से हुई थी। इस बार पूरे घर की एक ही ख्वाहिश थी कि एक लड़की हो जाए, क्योंकि इस खानदान ने पिछले 3 पीढ़ियों से लड़की की शक्ल नहीं देखी थी। लड़की की ख्वाहिश में सीमा जी और कार्तिक जी, बल्कि विजय जी भी हर मंदिर की चौखट पर जा चुके थे, लेकिन भगवान जी की करनी कि उन्हें दूसरी बार भी बेटा हुआ था। खुश होने की बजाय सब लोग उदास हुए थे, लेकिन फिर भगवान का दिया तोहफा समझकर उस बेटे को भी दिल से लगा लिया था। लेकिन बेटी की आस आस ही रह गई थी, क्योंकि डॉक्टर ने अब तीसरी बार मां बनने के लिए मना कर दिया था कि अभी कभी मां नहीं बन सकती। उनका छोटा बेटा अभी 3 साल का था कि उनके पड़ोस में रहने वाली प्रिया जी ने एक छोटी सी गोल मटोल जापानी गुड़िया जैसी मिशिका को जन्म दिया था। प्रिया जी और सीमा जी वैसे भी आपस में बहुत गहरी सहेलियां थीं। सीमा जी की तो जैसे खुद की एक बेटी मिल गई थी। मिशिका प्रिया जी से ज़्यादा सीमा जी के पास पाई जाती थी, बल्कि पूरा घर ही मिशिका पर जान देता था। ऐसे में 7 साल का निखिल मिशिका से बहुत चिढ़ता था, क्योंकि जब उस सबका ध्यान उस छोटी सी नाजुक सी मिशिका पर रहता था, बल्कि उन दोनों भाइयों को कोई ज़्यादा अहमियत नहीं दी जाती थी। तीनों बच्चे आपस में ही खेल कूद कर बड़े हुए थे, लेकिन मिशिका और निखिल की लड़ाइयाँ अपने चरम पर रहती थीं, क्योंकि मिशिका सबका लाड प्यार पाकर कुछ ज़्यादा ही जिद्दी हो चुकी थी, और अगर निखिल उसे कुछ भी कहता तो वो एक की 4 सुनाती थी। अब तो बच्चे बड़े भी हो चुके थे। मिशिका यूनिवर्सिटी में पहुंच चुकी थी और निखिल यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर बन चुका था,
और सबसे छोटा निखिल का भाई करण, वो खुद यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था और लास्ट सेमेस्टर चल रहा था उसका। लेकिन मिशिका का जल जल कर सारा खून सूख चुका था कि अगर इस खड़ूस चिंपांजी को नौकरी मिलनी ही थी तो उसी की यूनिवर्सिटी में क्यों मिलनी थी? क्या कहीं और नौकरी उसे नहीं मिल सकती थी? क्या पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ मेरी ही यूनिवर्सिटी रह गई थी जो ऐसे ऐसे इंसानों को जॉब देने लगे? दोनों परिवार उसकी नौकरी से बहुत ज़्यादा खुश थे, लेकिन खुश नहीं थी तो वो थी मिशिका, क्योंकि उसे लगता था उसकी आज़ादी में अब जरूर बाधा आएगी और निखिल उसकी हर बात घर जाकर बताया करेगा। और हुआ भी ऐसा ही था, क्योंकि बचपन से ही निखिल और मिशिका की आपस में बहुत कम बनती थी। दोनों अक्सर लड़ते झगड़ते रहते थे। कभी अगर मिलकर बैठते तो सभी घर वाले हैरान होने के साथ साथ परेशान भी हो जाया करते थे कि दोनों की तबीयत तो ठीक है या नहीं, जो शेर और बकरी एक ही घाट पर बैठे हुए हैं। घर तो घर, अब यूनिवर्सिटी में भी दोनों ने एक अलग ही जंग छेड़ रखी थी। लेकिन दोनों में से ये गलती करने की कोशिश किसी ने भी नहीं की थी कि वो वहाँ बच्चों को ये बताते कि दोनों पहले से ही एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं। अगले दिन जब वो यूनिवर्सिटी गई तो क्लास का सीआर उनसे पैसे इकट्ठे कर रहा था। भाई, किस बात के पैसे चाहिए तुम्हें? हमें पहले ही बता दिया करो कि तुम्हारा खर्चा तुम्हारे घर वाले नहीं देते, तो हमें अपने साथ लेकर आना है, मिशिका ने तेज आवाज में कहा। तो पूरी क्लास में कह कहा गूंज उठा था। सीआर सच में शर्मिंदा हो गया। मेरे घर वाले खर्चा दें या न दें मुझे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उसके बारे में आपको परेशान होने की ज़रूरत है। उस बेचारे ने अपने आप को बचाने के लिए सख्ती से मिशिका को देखते हुए कहा। तो वो तुरंत बोली थी, ठीक है, हम परेशान नहीं करते, लेकिन आप हमें ये सुबह सुबह पैसे लेकर परेशान क्यों कर रहे हैं? ज़रा ये तो बताइए। कोई तो वजह होगी। हाँ है ना, निखिल सर की बर्थडे है, हम लोगों ने उसी की अरेंजमेंट के लिए पैसे जमा किए हैं। इस बात पर मिशिका का मुंह एकदम से खुला का खुला रह गया। उस निखिल की बर्थडे? उसकी बात पर पूरी क्लास ने चौंक कर उसे देखा था। तो मिशिका को अपनी गलती का तुरंत एहसास हो गया। जल्दी से हड़बड़ाकर बोली, नहीं, मेरा मतलब निखिल सर की बर्थडे है तो हम क्यों मनाएं? क्योंकि हम बाकी टीचर्स की बर्थडे भी तो मनाते हैं, इसीलिए, सीआर ने चबा चबा कर कहा। वो इस लड़की से परेशान आ चुका था। अजीब ही पागल लड़की थी, जब किसी एक बात के पीछे पड़ जाती तो उसे छोड़ती ही नहीं थी। इसीलिए इसीलिए वो चिढ़कर बोला था, देखो, मुझे बाकी बच्चों से भी पैसे लेने हैं, तो मैं अपना सारा वक्त यहाँ पर ख़राब नहीं कर सकता। हाँ, तो वही वक्त तुम प्रोफेसर निखिल देसाई पर ख़राब करोगे। ये कहकर वो मुंह बनाते हुए अपने बैग से पैसे निकालकर एक एहसान करने वाले अंदाज में उसके हाथ पर रख चुकी थी, जिस पर सीआर ने धन्यवाद करती हुई निगाहों से उसे देखा और पैसे लेकर वहाँ से चला गया, जबकि अंदर से मिशिका को बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही थी इन पैसों पर जो उसने उस निखिल के बच्चे के लिए खर्च किए थे। उसकी सालगिरह कल थी। घर जाने से पहले वो निखिल के कमरे में गई थी और तुरंत हाथ आगे करके बोली, चलो 500 रुपये निकालो। एक्सक्यूज मी। वो जो अपने लैपटॉप पर लगा हुआ हैरत से मिशिका को देखने लगा, जो बड़े ही धड़ल्ले के साथ उससे पैसे मांग रही थी, और वो भी पूरे 500 रुपये। ओह हेलो मिस्टर निखिल देसाई, मेरे पैसे निकालिए। ज़्यादा बातें करके मेरा ध्यान बटाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तुम्हारा दिमाग अपनी जगह पर सेट है या फिर इधर उधर थोड़ा सा फिसल गया है? क्यों दूं मैं तुम्हें पैसे? कौन सा तुम्हारे पापा ने मेरे खर्चे अपने जिम्मे ले रखे हैं जो तुम इतने धड़ल्ले से मांग रही हो मुझसे? इस बात पर वो मुंह बनाकर बोली, मेरे पापा ने नहीं लगाया तुम पर ये खर्च, बल्कि मैं अपना खर्च तुम पर लगा कर आई हूँ। क्या कह रही हो यार? बेकार में तंग मत करो, जाओ यहाँ से, मुझे बहुत ज़रूरी काम करना है, मुझे अपना काम करने दो। और हाँ, जाते जाते दरवाज़ा बंद कर देना। लेकिन एक मिनट, ज़रूर किसी बाबा को दिए होंगे ना तुमने पैसे, मुझे उस यूनिवर्सिटी से निकलवाने के लिए? निखिल ने हैरत से उसे देखते हुए अपना दिमाग चलाया था, जबकि उसकी बात पर मिशिका जोर से हंस पड़ी थी, लेकिन वो अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए बोली, मेरे क्लास के बच्चों का दिमाग थोड़ा सा खिसका हुआ है, तभी तो तुम जैसे लंगूर की सालगिरह मनाने के लिए लोगों से पैसे इकट्ठा करते फिर रहे हैं। निखिल को सच में बहुत बड़ी हैरानी हुई थी, क्योंकि उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि कोई उसकी सालगिरह यूं मनाएगा। हाँ, घर वाले तो हर साल ही उसकी सालगिरह बड़ी धूमधाम से मनाते थे, लेकिन यूनिवर्सिटी गए उसे 3-4 महीने ही हुए थे। उसे तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि 3-4 महीने में ही कोई उसके लिए इतने अहम दिन को याद रखेगा।
आप मुंह क्या देख रहे हो? मेरे 500 रुपये दो मुझे वापस। क्या तुमने 500 दिए हैं? कुछ ज़्यादा नहीं है? 30 बच्चों की क्लास में 500 रुपये देना, लगता है बहुत बड़ा इवेंट हो रहा है। निखिल अंदर से खुश होता हुआ बोला। तो वो मुंह बनाकर बोली, बिल्ली के ख्वाब में चूहे ही नजर आते हैं। 100 रुपये दिए थे, लाओ अब मुझे मेरे पूरे 500। वो फौरन सच बोलते हुए बोली, सुधर जाओ लड़की, सुधर जाओ। 100 दिए थे ना, तो ये लो अपने 100 रखो और मेरी जान छोड़ दो। मुझे 500 चाहिए, समझ आ रही है ना तुम्हें? वो उसके साथ कोई बहस नहीं करना चाहता था, क्योंकि उसे बहुत ज़रूरी काम करना था। इसलिए उसने बिना कोई बहस किए 500 का नोट निकालकर उसके आगे कर दिया था। तो वो खुशी से पैसे लेकर वहाँ से चली गई। हालांकि सच तो ये था कि उसने क्लास में 100 रुपये भी नहीं दिए थे, बल्कि सिर्फ 50 रुपये ही दिए थे। उसके जाते ही निखिल ने गहरा सांस लिया। पूरी आफत की पुड़िया थी ये लड़की। कोई एक बार उसे टकरा जाए तो उसका जिंदा बचना ही मुश्किल है। ये सोच कर ही उसने एकदम डर से झुरझुरी ली थी और फिर वापस अपने काम में मगन हो गया था। निखिल बहुत खुश था कि चलो कल का दिन बहुत अच्छा गुजरेगा। बस इस आफत की पुड़िया से सामना ना हो सकता है वाकई में दिन अच्छा बीत जाए। अगले दिन तैयार होकर वो यूनिवर्सिटी आई तो हैरान रह गई थी, क्योंकि क्लास की काफ़ी लड़कियों का पहनना ओढ़ना ही बदल चुका था। वो तो यूं तैयार होकर आई थी जैसे सच में किसी बर्थडे पार्टी पर आई हों। सुरभि की बच्ची, क्या है ये सब कुछ? ये मैडमें इतना तैयार होकर क्यों आई हैं? अरे आज निखिल सर की सालगिरह है ना, बस उसी वजह से तैयार होकर आई हैं। तो निखिल देसाई कौन से सुरखाव के पल लगाकर आ रहे हैं जो उनके लिए इतना बन सबर कर आई हैं? मिशिका को सच में लड़कियों की ये तैयारी बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी। यार समझने की बात है, ध्यान से देखो, ये वही लड़कियां हैं जो निखिल सर पर अंदर ही अंदर मरती हैं। ये सिर्फ तैयार होकर ही नहीं, बल्कि उनके लिए अलग अलग गिफ्ट भी लेकर आई हैं। इस बात पर मिशिका को खांसी का एक तेज दौरा पड़ा था। उसे तो लगा कि निखिल पर कोई भी लड़की फिदा नहीं हो सकती, लेकिन अब उसकी आंखों के सामने 5-6 नमूने जिंदा एग्जाम्पल के तौर पर मौजूद थे। दिमाग खराब है लड़कियों का, अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मारने का सोच रही हैं। उसने सरगोशी के अंदाज में कहा। तो सुरभि ने उसे कोहनी मारी थी और तुरंत बोली, तुम्हें क्या मुसीबत है? ऐसे ही हर वक्त सर के पीछे पड़ी रहती हो। इतने हैंडसम तो है निखिल सर, और पढ़ाते भी तो कितना अच्छा है। ये देखो बहन, मेरे जुड़े हुए हाथ, मुझसे ना हो पाएगी ऐसी पढ़ाई जैसे वो पढ़ाते हैं। सुरभि खामोश हो गई। उसे सच में समझ नहीं आता था कि मिशिका को आखिर प्रॉब्लम क्या है। कभी भी उसने एक दिन भी सर निखिल की ना तो तारीफ सुनी थी और ना ही उनकी तारीफ किसी और के मुंह से बर्दाश्त की थी, बल्कि उसका रवैया उनके लिए बहुत ज़्यादा ख़राब था। वो अपने आगे सर निखिल को कुछ समझती ही नहीं थी। खैर, सुरभि इस वक्त खामोश हो गई थी। कुछ ही देर बाद सीआर ने सभी को क्लास में जमा कर लिया था, जहाँ पर 2-3 घंटे लगाकर बाकी क्लास के बच्चों ने काफ़ी अच्छी डेकोरेशन वगैरह की थी। जैसे ही मिशिका क्लास के अंदर दाखिल हुई तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई थीं, क्योंकि डेकोरेशन वाकई में बहुत खूबसूरत की गई थी। मुझे लगता है मुझे भी किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ने के बाद अप्लाई कर देना चाहिए, वो धीरे से बड़बड़ाई थी। तभी उसे अपने पीछे से किसी के गला खखाड़ने की आवाज़ सुनाई दी, तो वो चौंक कर पीछे पलटी थी तो देखा निखिल खड़ा था। उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। एक्सक्यूज मी मिस मिशिका, मुझे रास्ता दें, उसने बड़े ही तंजिया अंदाज में कहा। उस वक्त पूरी क्लास में एक हाहाकार सा मच गया था। बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे। तभी सीआर आगे बढ़ा और एक पार्टी पेपर निखिल के सामने फोड़ दिया। हर कोई बहुत उत्साह में दिखाई दे रहा था, लेकिन मिशिका को उनका ये उत्साह बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो एक तरफ जलती कुर्ती खड़ी सारा मंजर देख रही थी। निखिल उन सबके बीच कुछ ज़्यादा ही फैल रहा था। उसने केक काटा तो एक नया तूफानी बदतमीजी मच गया था, जो उसे और देखना बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुआ। तो वो तेज तेज कदम उठाते कमरे से बाहर निकल आई। सुरभि को उसका ये रवैया बड़ा ही अजीब लगा था। कोई अजीब ही बैर था उसे निखिल सर के साथ। बाहर आकर वो खामोशी से रिक्शे पर बैठी और अपने घर वापस आ गई। घर आई तो देखा पूरा घर सुनसान पड़ा था। सुनीता मासी, सुनीता मासी, उसने किचन में काम करती सुनीता मासी को आवाज़ लगाई थी। जी मैडम साहिबा बोलिए। सुनीता हाथ पोंछती हुई बाहर आई थी। मम्मा कहाँ हैं? मैडम जी वो तो देसाई हाउस गई हैं। आज तो आपके पापा ने भी अपने ऑफिस से छुट्टी कर रखी है, तो वो भी वहीं हैं। मम्मी पापा दोनों देसाई हाउस में? लेकिन क्यों? वो तो पता नहीं जी, लेकिन कह कर गए हैं कि उनके आने से पहले मैं खाना तैयार कर लूँ, तो बस वही तैयार कर रही थी।
आपको कुछ खाने के लिए दे दूं क्या? जबकि मिशिका ने मना कर दिया था। उसे बड़ी हैरत हुई थी। हाथ मुंह धोकर फ्रेश होकर बालों में ब्रश करने के बाद वो सीधा देसाई हाउस पहुंची थी। लेकिन सामने का मंजर उसे हैरान कर देने के लिए काफ़ी था। उसके मम्मी पापा, निखिल के मम्मी पापा, बल्कि दादाजी भी सामने ही हॉल में बैठे हुए थे। ऐसा तो बहुत कम होता था कि सब एक साथ इकट्ठा हों। ये तो किसी इवेंट, किसी फंक्शन वगैरह पर ही होता था। और दादाजी तो कभी भी फ्री नहीं होते थे, बल्कि वो हमेशा ही अपने कारखाने में मौजूद होते थे। हेलो एवरीवन, खैरियत तो है ना? ये सर जोड़कर क्यों बैठे हैं आप लोग? मिशिका को देखकर एकदम से ही सब लोगों के चेहरे शांत हो गए थे। यूं लग रहा था जैसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हों। क्या बात है, डर क्यों गए आप लोग मुझे देखकर? अगर कोई बात है तो आप लोग मुझे बता सकते हैं, मिशिका ने नॉर्मल से अंदाज में कहा। लेकिन दादाजी, सीमा आंटी, कार्तिक अंकल और मम्मी पापा के साथ साथ सभी ने सर नामे हिलाया था और कहा, नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। आज तुम जल्दी आ गई, सब खैर तो है ना? सब ठीक है ना? कहीं आप लोग उस निखिल के बर्थडे की तैयारी तो नहीं कर रहे? इससे पहले वो कोई जवाब देते मिशिका उकताए हुए शब्दों में बोली, प्लीज, पहले ही एक तमाशा मैं यूनिवर्सिटी में देख कर आ रही हूँ। अब दोबारा से आप लोग मत शुरू कर दीजिएगा ये सब कुछ। अच्छा चलो बेटा, तुम घर चलो, मैं आती हूँ। सुनीता ने खाने की तैयारी की या नहीं? प्रिया जी ने उसे टालना चाहा। पता नहीं मम्मा, शायद सुनीता मासी किचन में कुछ कर तो रही थी। तो चलो, मैं सुनीता से कहकर तुम्हारे लिए खाना लगवाती हूँ। सुबह भी नाश्ता करके नहीं गई थी। उसकी माँ ने उसे वहाँ से भेजना चाहा तो वो थैंक यू बोलते हुए अपने घर चली आई थी। लेकिन उसे पूरा पूरा यकीन था कि जरूर कोई ना कोई बहुत ज़रूरी बात हो रही है, मगर फिलहाल उसका मूड नहीं था कि कोई भी बात जानने के लिए, जो सब बड़े उससे छुपा रहे थे। जो होगा देखा जाएगा, उसने लापरवाही से सोचते हुए अपने घर की राह ली थी। अपनी बर्थडे पार्टी के बाद निखिल ने पूरे क्लास पर एक निगाह डाली। वो मिशिका को ढूंढने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो तो वहां पर मौजूद ही नहीं थी। मिशिका, तुम्हें कहाँ मेरी खुशियों की परवाह है? दिल ही दिल में वो उस पर कुढ़ते हुए वापस अपने ऑफिस में आ गया था। लेकिन एक बात बड़ी अजीब थी। पहले वो काफ़ी खुश था, लेकिन जब उसे पता चला कि मिशिका इस बर्थडे पार्टी में मौजूद नहीं थी तो फौरन उसकी सारी खुशी झाग की तरह बैठ गई थी। उसे सच में बहुत बुरा लगा था। क्या था अगर वो रुककर उसकी खुशी में शामिल हो जाती? चलो ठीक है, पड़ोसी की हैसियत से नहीं तो कम से कम प्रोफेसर समझ कर ही उसकी खुशी में शामिल हो जाती। न जाने क्यों निखिल का दिल दुखा था। उसका वहाँ से जाना उसे दिल पर लग गया था। काफ़ी देर तक जब वो बुरी तरह झुंझलाता रहा तो चिढ़कर गुस्से से खुद ही बोला था, यार मैं क्यों इतना परेशान हो रहा हूँ? भाड़ में जाए, मुझे क्यों परवाह होने लगी भला? मुझे कोई लेना देना नहीं है कि वो मेरी खुशी में खुश हो या फिर अंदर ही अंदर वो जलती कुड़ती रहे। वो अंदर से जितना भी खुद को शांत करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका मूड काफ़ी हद तक ख़राब हो चुका था। वो ऑफिस से बाहर निकला तो एक लड़की बड़ी खूबसूरत से गिफ्ट पैक में उसके लिए कुछ लेकर आई थी। सर, आपका बर्थडे गिफ्ट। एक्सक्यूज़ मी, आपने जब पार्टी दे दी मुझे तो मुझे नहीं लगता कि गिफ्ट की कोई ज़रूरत है। जबकि वो लड़की बड़ी ही अदा के साथ बोली थी, लेकिन सर, मेरे लिए तो बहुत ज़रूरी है। मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप मेरा ये छोटा सा तोहफ़ा कबूल कर लें। देखो नैना, मैं आपसे तोहफ़ा नहीं ले सकता। आपने मेरे लिए बर्थडे पार्टी अरेंज कर दी, मैंने ये स्वीकार कर लिया, लेकिन मैं ये तोहफ़ा नहीं ले सकता। निखिल ने अपने कदम आगे बढ़ाना चाहे। उस लड़की का रवैया और अंदाज बहुत अजीब लग रहा था। वो अंदर से महसूस कर रहा था कि वो लड़की उस पर लाइन मारने की कोशिश कर रही है। अच्छा ठीक है, अगर ये तोहफ़ा नहीं चाहिए तो बताएं और क्या चाहिए, मैं आपको सब कुछ देने को तैयार हूँ। बस एक बार हाँ करके तो देखें। इस बार निखिल ने हैरत से मुड़कर उसे देखा था तो अब उसे पक्का पक्का समझ आ गया था वो लड़की कुछ और ही सोच कर आई थी उसके पास। आप अपनी बात की सफाई देना पसंद करेंगी? वो बड़े ही बर्दाश्त से मुड़कर ठीक उसके सामने आकर खड़ा हुआ था और जेब में हाथ डालकर बोला। तो वो लड़की मुस्कुराते हुए बोली, हाँ बिल्कुल, मैं यही चाहती हूँ कि आप दोस्ती कर लें मुझसे। शेम ऑन यू नैना, रियली शेम ऑन यू। बहुत दुख हुआ मुझे अपने एक स्टूडेंट के मुंह से ये सारी बातें सुनकर। ये शब्द बोलते हुए आपकी जबान नहीं कांपी क्या? आपकी भलाई इसी में है कि आप यहाँ से चली जाएं, और इससे पहले कि मैं अपनी हद भूलकर आपकी इंसल्ट करने लग जाऊं, मेरी नज़रों से दूर हो जाएं। निखिल को सच में बहुत गुस्सा आया था। उसे ऐसी लड़कियां बिल्कुल भी पसंद नहीं थीं
जो खुद को प्लेट में रखकर मर्दों के सामने पेश करती हैं, जबकि नैना उसके सामने खड़ी बेहुदा वैसी ही बातें कर रही थी। और निखिल देसाई जानता था, अगर उसका एक भी घोटाला बन गया तो उसकी जॉब और उसका करियर के लिए बहुत बड़ा नुकसान साबित होगा। वो सच में कोई भी बात उस लड़की के साथ करना ही नहीं चाहता था और इसीलिए खामोशी से पलट आया। घर तक आते आते उसके दिमाग से ये बात पूरी तरह निकल चुकी थी कि कैसे मिशिका उसकी बर्थडे पार्टी छोड़कर घर चली आई थी। अब दिमाग में लगातार नैना ही दौड़ रही थी। घर पहुंचा तो सीधा अपने कमरे में चला आया था। वो जानता था घर वालों ने उसके लिए पार्टी प्लान की होगी, क्योंकि उसके घर में कभी भी किसी की बर्थडे पार्टी वो लोग नहीं भूलते थे। शाम को बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। सबने बहुत एंजॉय किया था, लेकिन अगर किसी का मुंह बना हुआ था तो वो मिशिका थी। तैयार होकर एक कोने में बैठी बेपरवाही के साथ अपना मोबाइल चला रही थी। तभी निखिल जाकर उसके सामने बैठा और बोला, ये तुम अपना मुंह हर वक्त बनाकर क्यों घूमती रहती हो? कहो तो मेरी जगह तुम जाकर केक काट लो। मिशिका ने हैरत से उसे ऊपर से नीचे तक देखा था और झट बोली, नहीं, मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं, जाओ जाकर केक काटो। क्या बात है मिशिका, इतनी चिड़चिड़ी क्यों हो गई हो? आखिरकार निखिल ने पूछ ही लिया था। वो कुछ दिनों से देख रहा था मिशिका उसके साथ अजीब ही रवैया रख रही थी। उसका रवैया दिन ब दिन उसके लिए ख़राब होता जा रहा था और ये तब से हो रहा था जब से उसने यूनिवर्सिटी में पढ़ाना शुरू किया था। इससे पहले भी उन दोनों की लड़ाइयाँ होती रहती थी, लेकिन फिर थोड़ी देर के बाद दोनों बिल्कुल नॉर्मल हो जाया करते थे, आम अंदाज में बातें करने लगते। कभी भी उनकी लड़ाइयाँ सीरियस हद तक नहीं पहुंची थी। निखिल ये बात बहुत अच्छे से महसूस कर रहा था कि मिशिका का रवैया उसके साथ दिन ब दिन खराब से खराब होता जा रहा है। वो उसे कुछ और भी पूछना चाहता था, लेकिन तभी दादाजी ने उसे बुला लिया तो वो जाकर केक काटने लगा। केक काटने के बाद सबने उसे तोहफे दिए थे। फिर दादाजी बहुत नरमी से बोले थे, निखिल, आज तुम्हारी सालगिरह के मौके पर मैं तुम्हें एक और तोहफा देना चाहता हूँ। मुझे उम्मीद है तुम मेरा तोहफा कबूल करोगे। वो मुस्कुराकर उनके गले लग गया था और बोला, दादाजी, आप तो मुझे जो भी देंगे मुझे दिलो जान से स्वीकार होगा। पक्का ना? हाँ बिल्कुल, आप एक बार तोहफा देकर तो देखिएगा। कितना ख्याल रखूंगा मैं आपके उस तोहफे का। भले से सालों के बाद भी खबर लेना, वो मेरे पास सेफ होगा। इस बात पर दादाजी मुस्कुराकर उसके माथे को चूमते हैं और प्यार से बोले, मुझे अपने बच्चे पर गर्व है। खैर, मैं आज निखिल की सालगिरह पर मिशिका और निखिल का रिश्ता तय करता हूँ। आने वाली 10 तारीख को ही इन दोनों की बहुत ही सादगी के साथ शादी कर दी जाएगी। दादाजी, क्या बोल रहे हैं आप? वो एकदम से उठकर उनके पास आई थी तो प्रिया जी ने पीछे से उसका हाथ खींचकर अपनी तरफ कर लिया और कहा, मिशिका, हमने तुम्हें आज़ादी दी है, लेकिन कभी भी ये नहीं सिखाया कि तुम अपने बड़ों से सवाल करो। मामा, सवाल नहीं कर रही, लेकिन मेरा रिश्ता दादाजी ऐसे कैसे निखिल के साथ तय कर सकते हैं? मैं आपकी बेटी हूँ, अपने पापा की बेटी हूँ। मुझे आपके फैसलों से कोई भी ऐतराज़ नहीं, लेकिन मेरी ज़िंदगी के फैसले कोई और। वो कोई और शब्द बोलती कि प्रिया जी ने उसे सख्त नज़रों से घूरा था। चुप कर जाओ मिशिका, बहुत जबान चलाने लगी हो। तुम्हारे लिए ये लोग गैर कब से हो गए? हाँ, बचपन से इन्हीं की गोद में खेलकर बड़ी हुई हो और अब ये लोग तुम्हारे लिए गैर हो गए? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। इन लोगों ने तुम्हें इतना प्यार दिया और तुम इन्हें गैर कह रही हो। मिशिका को तुरंत अपनी गलती का एहसास हुआ था। सॉरी मामा, मेरा वो मतलब नहीं था, लेकिन इस तरह अचानक मेरा रिश्ता निखिल के साथ, मुझे तो पता तक नहीं था इस बात का। और यहाँ आने वाली 10 तारीख यानी सिर्फ 8 दिन के बाद ही मेरी शादी भी रख दी। वो एकदम रुहासी होकर बोली थी तो माहौल जो कुछ देर पहले बहुत खुशगवार था एकदम से खामोश हो गया था। उधर निखिल की शक्ल भी काफ़ी अजीब हुई पड़ी थी। उसकी हालत तो यूं थी कि ना कुछ बोला जा रहा था और ना ही हजम किया जा रहा था। मिशिका, मैं तुमसे बाद में बात करूंगी, घर जाओ अभी। प्रिया जी को समझ आ गया था कि उन्होंने फौरन से मिशिका को न रोका तो जरूर कोई ना कोई बदतमीजी कर देगी और इसीलिए उसे मंजर से ही गायब कर दिया जाए। वो पैर पटक कर अपने घर चली आई थी, जबकि अब हर कोई निखिल की ओर देख रहा था, उससे सवाल पूछ रहा था, तुम्हें कोई एतराज़ तो नहीं निखिल? जबकि निखिल की हालत ऐसी थी, कांटो तो बदन में खून नहीं। वो कोई भी जवाब नहीं दे पा रहा था। उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या जवाब दे। निखिल बेटा, हम कुछ पूछ रहे हैं तुमसे। क्या तुम्हें भी इशिका की तरह कोई एतराज़ तो नहीं? जिस पर वो ना में सर हिलाकर बोला, नहीं दादाजी, आपने मुझे ये तोहफा दिया है, मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है।
मैं तो दादाजी से पहले ही वादा कर चुका हूँ कि उनके तोहफे का ख्याल रखूंगा। तो अब अगर उन्होंने मेरे लिए कुछ पसंद किया है तो मेरे ऊपर फर्ज है कि मैं पूरे तौर से अपने वादे को निभाऊं। ये बात सुनकर ये बात सुनकर दादाजी ने उसे अपने साथ गले से लगा लिया था और प्यार से उसका माथा चूमा। बेटा, तुमने मेरा मान बढ़ा दिया है। मिशिका अभी नादान है, समझाएंगे तो समझ जाएगी। बच्चियां ऐसे ही करती हैं, थोड़ी जज्बाती होती हैं, लेकिन उन्हें समझाने की देर होती है। फिर यही बच्चियां मकान को घर बनाने में अपनी जी जान लगा देती हैं। निखिल ने मुस्कुराकर हाँ में सर हिला दिया, लेकिन अंदर ही अंदर वो सोच रहा था कि मिशिका बहुत बागी है। वो कभी भी इस बात के लिए नहीं मानेगी और हर मुमकिन कोशिश करेगी जिससे कि ये रिश्ता ख़त्म हो सके। खैर, सभी अपने अपने कमरों में चले गए थे। प्रिया जी पार्टी ख़त्म होने के बाद घर आई और सीधा अपने कमरे में जाने की बजाय सीधा मिशिका के पास आई थी। वो लगातार रोए जा रही थी। क्या बात है बेटा, इसमें इतना रोने वाली तो कोई बात नहीं। मम्मा, मुझे निखिल के साथ शादी नहीं करनी। देखती नहीं हैं आप, हम दोनों की बिल्कुल भी नहीं बनती। प्रिया जी ने प्यार से उसके आंसू पोंछे। मैं जानती हूँ मिशिका कि तुम दोनों की नहीं बनती, लेकिन बेटा, शादी के बाद पति पत्नी चाहे जितना भी एक दूसरे से दूर भागते हों, भगवान जी उनके बीच मोहब्बत पैदा कर ही देते हैं। शादी के ये जो 7 फेरे होते हैं ना, और ये मंगलसूत्र, ये सिंदूर की जो ताकत होती है ना, इसमें जादू होता है जो 2 दिलों में मोहब्बत डाल देता है। अब तुम बताओ, शादी तो हमने तुम्हारी करनी ही है। अगर हम कहीं दूर अनजान लोगों में करेंगे तो फिर तुम भी हमारी शक्ल देखने को तरस जाओगी और हम भी तुम्हारी शक्ल देखने से हफ्तों बाद तुम्हें मिलने के लिए आया करेंगे, वो भी जल्दी जल्दी में वक्त की कमी के कारण। कभी तुम आ पाओगी तो कभी हम नहीं आ पाएंगे। हमारी तो तुम इकलौती बेटी हो ना मिशिका। वो बड़े ही गौर से प्रिया जी की बातें सुन रही थी, जो बड़े आराम से उसे समझाने की कोशिश कर रही थी। देखो ना, अगर तुम्हारी शादी यहीं पर हो जाती है तो ना हमें तुमसे दूर होना पड़ेगा और ना ही तुम्हें कोई परेशानी होगी। आजकल शादी के बाद हर कोई अपना रंग बदल लेता है और अनजान लोगों में तो बहुत ज़्यादा मुश्किलें पैदा होती हैं। उनके अलग माहौल में जाकर रहना बसना, तुम कैसे रहोगी? ना तो तुम्हें घर का कोई काम आता है और ना ही दूसरे मामलात देखने आते हैं। यहाँ पर मेरे सामने रहोगी तो कम से कम मैं तुम्हें जिंदगी के जरूरी मामलों में जहाँ सहारा चाहिए वो दे पाऊंगी। मिशिका का दिल अपनी माँ की बातों पर सच में पसीज रहा था। जो कुछ प्रिया जी उसे बता रही थी उस बात पर तो मिशिका ने कभी सोचा ही नहीं था, लेकिन अब उसे प्रिया जी की बातें बिल्कुल ठीक लग रही थीं। मम्मा, वैसे आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अपनी अना को एक तरफ रखते हुए मिशिका ने नरमी से कहा। तो प्रिया जी ने आगे बढ़कर उसका माथा चूम लिया और बोली, यही बात है मेरी बच्ची कि मैं जो भी सही बात होती है वो तुम्हें समझाती हूँ। खैर, परेशान बिल्कुल भी मत होना। लेकिन मम्मा, आप जानती हैं ना, निखिल और मेरी बिल्कुल भी नहीं बनती। उसकी सुई फिर से वहीं पर जाकर अटक गई थी। तो प्रिया जी ने हाँ में सर हिलाया और बोली, बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम मेरी बच्ची। वही तो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही हूँ। एक बार शादी हो जाए फिर सब कुछ समझ आने लगता है। बाकी निखिल बहुत अच्छा बच्चा है, मुझे यकीन है वो तुम्हारा ख्याल रखेगा। वो चुप हुई थी, जबकि मिशिका भी चुप हो गई, मानो उसने अपने हथियार डाल दिए हों। लेकिन फिर जैसे ही प्रिया जी कमरे से बाहर जाने लगी तो वो एकदम भागते हुए उनके पीछे आई थी और तुरंत बोली, यूनिवर्सिटी में बहुत सी लड़कियां मरती हैं उस पर। उसे बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ था कि ये बात वो कमरे के अंदर नहीं बल्कि कमरे के दरवाजे में खड़ी होकर प्रिया जी को बोल रही थी। वो वैसे ही वापस मुड़ी और बोली, कोई बात नहीं बेटा, ये तो आम बात है। बाद में अच्छी सिर्फ और सिर्फ अपनी बीवी ही लगती है। इन बातों को दिलो दिमाग में मत लो। अगर निखिल को तुमसे शादी करने में कोई ऐतराज़ नहीं है तो फिर बेहतर है तुम भी इन बातों पर ऐतराज़ मत उठाओ। ये बोलकर वो वहाँ से चली गई थी और मिशिका भी वापस अपने बेड पर आकर बैठ गई। लेकिन उसकी आखिरी बात निखिल ने सुन ली थी, जो कि उससे मिलने के लिए आ रहा था, ये पूछने कि वो शादी पर खुश है या नहीं। और उसकी आखिरी बात सुनते कि यूनिवर्सिटी में बहुत सी लड़कियां उसे पसंद करती हैं। ये बात सुनकर निखिल के होठों पर एक हल्की मुस्कुराहट सी दौड़ गई थी। वो तो अब समझा कि ये प्रॉब्लम है, निखिल ने दिल ही दिल में मजा लेते हुए कहा। फिर वहाँ से वापस अपने घर की तरफ मुड़ गया और फिर अपने कमरे में आकर अपना मोबाइल निकाला, उसकी स्क्रीन ओपन की। गैलरी ओपन करते हुए वहाँ से मिशिका की एक जगमगाती हुई तस्वीर निकाली थी। उस तस्वीर को बड़े ही गौर से देखते हुए वो एक पल के लिए मुस्कुरा दिया था। फिर दिल ही दिल में अपने दादाजी से बात करते हुए बोला, दादाजी, आपको कब पता चला
कि मैं इस आफत की पुड़िया को पसंद करने लगा हूँ। ये बात बोलते हुए वो खुद भी चौंक गया था और फिर जल्दी से इधर उधर नज़र घुमाकर देखने लगा कि कहीं कोई उसके दिल में की गई बात कोई और तो नहीं सुन रहा। ये बात न जाने कब से वो अपने दिल में छुपा कर बैठा था, लेकिन हमेशा मिशिका उसके साथ लड़ाई झगड़ा करके चली जाती थी, तो कभी उसकी हिम्मत नहीं होती थी कि वो मिशिका के साथ इस तरह की कोई बात कर पाए। बाद में उसका ध्यान लेने के लिए वो भी अक्सर उससे लड़ने लगा था और यूं करते करते उनकी लड़ाइयाँ काफ़ी हद तक बढ़ चुकी थीं। अगले दिन मिशिका यूनिवर्सिटी में गई तो निखिल पहले से वहाँ पर मौजूद था। आज वो लेट हो चुकी थी, लेकिन फिर भी किसी ने उसे नहीं रोका था। वो अपनी जगह पर जाकर बैठ गई। वो आज बड़ी चुप चुप सी लग रही थी। निखिल अंदर ही अंदर परेशान भी था। क्या सच में उसने मुझे स्वीकार कर लिया है या सिर्फ अपनी माँ की बात का मान रखा है? इसी उलझन में निखिल ने अपना लेक्चर पूरा किया और जैसे ही क्लास से बाहर निकला तभी पीछे मिशिका भी क्लास से बाहर निकली थी। वो दूसरी तरफ जाने लगी तो निखिल ने उसे तुरंत बुलाया। मिस मिशिका, मुझे आपके साथ एक ज़रूरी बात करनी है, मेरे ऑफिस में चलिए। वो मुंह बनाकर निखिल के पीछे पीछे उसके ऑफिस में आई थी तो वो अपनी चेयर पर बैठते हुए नरमी से बोला, बैठो, कुछ बात करनी है तुमसे। जो बात करनी है कर लो, टाइम नहीं है मेरे पास। ये किस अंदाज में बात कर रही हो तुम मुझसे? प्रोफेसर हूँ मैं यहाँ पर तुम्हारा, तो बेहतर है कि मेरी कही गई हर बात मानो। मिशिका ने अब की बार कोई भी बहस नहीं की और खामोशी से चेयर पर उसके सामने बैठ गई। क्या तुम्हें ये रिश्ता कबूल नहीं है? निखिल ने नरमी से पूछा। मिशिका ने चौंक कर उसे देखा, फिर अपनी निगाहें झुका गई। निखिल दोबारा बोला, बताओ मिशी, क्या तुम्हें मैं अच्छा नहीं लगता हूँ? या अगर तुम कहीं और दिलचस्पी रखती हो तो उसके बारे में भी बता सकती हो। वो उसकी अगली बात का क्या जवाब देती, जबकि वो तो मिशी शब्द पर ही अटक गई थी। कितनी मोहब्बत थी उसकी आंखों से, उसके होठों से छलक रही थी। ये नाम मिशी उसने कितनी मोहब्बत से पुकारा था। इतनी खामोश क्यों हो? अगर कोई नाराज़गी है, कुछ बात है तो तुम मुझे बता सकती हो। अगर शादी नहीं करना चाहती तो तुम्हें खुली छूट देता हूँ। तुम शादी के बारे में अपने जितने भी ऐतराज़ हैं वो मेरे सामने रख सकती हो। अगर मुझे लगा कि तुम्हें मेरे सपोर्ट की ज़रूरत है तो मैं खुद इस रिश्ते से इनकार कर दूंगा। तुम बदतमीजी करते हो मेरे साथ, बात बात पर लड़ते हो मेरे साथ। मैं कैसे यकीन कर लूँ कि शादी के बाद नहीं लड़ोगे? वो एकदम बोली तो निखिल के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान दौड़ गई थी, लेकिन फिर अपनी मुस्कान को दबाते हुए बोला, क्या तुम्हारा यही प्रॉब्लम है? चलो मैं वादा करता हूँ तुमसे नहीं लड़ूंगा। और यूनिवर्सिटी की लड़कियां भी। इतना बोलकर मिशिका चुप हो गई थी तो निखिल नरमी से बोला, चुप क्यों कर गई? बोलो ना, क्या बोलना चाहती हो? तुम खुद ही समझ जाओ, कोई छोटे बच्चे नहीं हो, मिशिका ने चिढ़कर कहा तो वो मुस्कुराकर बोला, चलो मैं खुद ही बात पूरी कर देता हूँ तुम्हारी। तुम्हें यही परेशानी है ना कि यूनिवर्सिटी की लड़कियाँ मुझ पर मरती हैं? कल सुना था मैंने जो तुम आंटी जी को बता रही थी। इस बात पर मिशिका ने चौंक कर सामने देखा। वो थोड़ी अपने हाथों पर टिकाए मुस्कुरा रहा था कि फिर अचानक ही अपनी जगह से उठकर खड़ा हुआ और धीरे से चलता हुआ उसकी टेबल के साथ टेक लगाकर मिशिका के बेहद करीब खड़ा हो गया था और बहुत ही नरम अंदाज में बोला, मिशी, मेरे पीछे जितनी भी लड़कियां हो, लेकिन भगवान को साक्षी मानकर मैं तुमसे वादा करता हूँ। हालांकि ये वादा मैं उस दिन करना चाहता था जब तुम मेरे नाम हो जाती, मेरी पत्नी बन जाती, लेकिन फ़िलहाल मेरे लिए अभी स्वीकार करना ज़रूरी हो चुका है कि तुम्हारे दिलो दिमाग में जितने भी डर हैं मुझे लेकर, वो ख़त्म हो जाएं और तुम रिलैक्स होकर मेरी ज़िंदगी में शामिल हो सको। वो बोल रहा था जबकि वो आंखें खोल के उसके बात सुन रही थी। मैं हमेशा से ही तुम्हें पसंद करता आया हूँ और हमेशा तुम ही मेरी ज़िंदगी में रहोगी। कैसे मान लूँ कि तुम मुझे पसंद करते आए हो? हमेशा तो मेरे साथ लड़ते झगड़ते रहते हो। मिशिका उसकी बात काट कर बोली तो वो तुरंत उसके होठों पर उंगली रख गया और बोला, खामोशी से अब मेरी बात सुनो। मैं तुम्हें बहुत पसंद करता था। याद करो वो दिन जब मैं तुम्हारे साथ नहीं लड़ता था, तुम्हारे साथ खेलने की जिद करता था, लेकिन तुम मेरे साथ नहीं खेलती थी। फिर तुम्हारा ध्यान पाने के लिए मैं भी तुम्हारे साथ लड़ना शुरू कर दिया। बस अपनी नादानी में मैं इतना आगे आ गया कि मुझे पता ही नहीं चला कि कब मैंने अपनी जगह तुम्हारे दिल से खुद ही ख़त्म कर दी। लेकिन आज भी मैं वही छोटा सा निखिल हूँ जो तुम्हारे साथ वक्त बिताना चाहता हूँ, तुम्हें पसंद करता हूँ। और अब अगर तुम इनकार करती हो तो मैं तुम्हारे इनकार का सम्मान करूँगा। मिशिका,
मिशिका एकदम से अपनी जगह पर खड़ी हुई थी। फिर निखिल की टाई अपने हाथ पर मरोड़ते हुए बोली, बहुत ही बेमुरब्बत हो तुम। ये बातें पहले भी कह सकते थे। हम लोग लड़ने की बजाय एक रोमांटिक कपल की तरह रहते। और तुम किसी लड़की की तरफ आंख उठाकर भी देखना, फिर पूछूंगी मैं तुमसे। वो बोलकर जल्दी से कमरे से बाहर निकल गई थी, जबकि निखिल कितनी ही देर तक हैरत से खड़ा उसकी बात को समझने की कोशिश करता रहा। बात जब समझ में आई तब तक मिशिका कमरा छोड़कर जा चुकी थी। ये देखकर निखिल के होठों पर एक बड़ी जानदार सी मुस्कुराहट फैल गई थी, क्योंकि अब तो उसे भी पूरा पूरा यकीन हो चुका था कि मिशिका भी उसे दिलो जान से कबूल कर चुकी है। वो अपनी आने वाली जिंदगी के लिए बहुत सी उम्मीदें सजा गया था, क्योंकि वो मिशिका को खुश देखना चाहता था। और वो न सिर्फ उसकी सिर्फ एक पड़ोसी रह गई थी, बल्कि अब उसकी मोहब्बत भी बन चुकी थी। दूसरी तरफ मिशिका के दिल में भी अब सुकून था। सारे डर निकल चुके थे। उसे अच्छे से अंदाजा था कि अपनी माँ की बताई हुई और समझाई हुई एक एक बात सच थी। मेरा इतना ख्याल कोई और नहीं रख सकता जितना कि निखिल। वो बचपन से उनके साथ रही थी। उसकी बेवकूफ़ियों को, उसके बचपने को वही लोग बर्दाश्त कर सकते थे, ऐसा मिशिका को यकीन था। अब वो दिमागी तौर पर खुद को तैयार कर चुकी थी शादी के लिए। शादी का दिन आ गया था। मिशिका ने अपने लिए गोल्डन कलर का एक लहंगा पसंद किया था। रिश्तेदारों में सिर्फ करीबी रिश्तेदारों को बुलाया गया था, क्योंकि शादी बहुत ज़्यादा धूमधाम से नहीं की जा रही थी। घर के ही लॉन में स्टेज लगाकर उनकी शादी का इंतजाम किया गया था। सारी रस्में मिशिका ने दिल से एंजॉय की थी, तो वहीं निखिल भी बहुत खुश था। और फिर वो दिन भी आ गया जब वो विदा होकर देसाई हाउस में दाखिल हुई थी। सब लोगों ने उसका दिल से स्वागत किया था। हर कोई उसे अपनी हथेली का छाला बना रहा था। वो खुद को इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस देती देखकर खुशी के मारे फूली नहीं समा रही थी, हवाओं में उड़ रही थी। और जब सुरभि उसे कमरे में छोड़ कर गई तो उसके कान में शरारत से कहा कि आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो मिशिका। आज तो तुम्हारी खैर नहीं, निखिल सर तो एक पल के लिए भी तुम्हें सोने नहीं देंगे। और तब उसे एहसास हुआ कि शादी के बाद ये रात भी जरूर आती है। इसके बारे में तो उसने कभी सोचा ही नहीं था, और जब अब सोचा तो पूरा वजूद पसीने से भीगने लगा था। निखिल के साथ इतना करीबी रिश्ता समझते ही उसका दिल जोरों से धड़कने लगा था। ये क्या हो गया भगवान जी, उस चिंपांजी के साथ इतना करीब होना पड़ेगा, उसके साथ सुहागरात मनानी पड़ेगी। नहीं नहीं भगवान जी, मुझे बचा लो उससे। वो एकदम डर के मारे उठकर बेड से खड़ी हुई थी कि तभी दरवाज़ा खोलकर निखिल अंदर दाखिल हुआ था। उसे हैरान परेशान खड़ा देखकर वो थोड़ा चौंक गया था। क्या हुआ, खड़ी क्यों हो? मुझे तो लगा कि तुम मेरा इंतजार घूंघट डालकर कर रही होगी। मैं आऊँगा, तुम्हारा घूंघट उठाऊँगा, लेकिन तुम तो खुद ही घूंघट हटाकर मेरे स्वागत में खड़ी हो। वो मुझे नींद आ रही थी तो मैं फ्रेश होने जा रही हूँ, उसने जल्दी से कहते हुए अपने कदम कपड़े लेने के लिए अलमारी की तरफ बढ़ाए थे कि निखिल ने आगे बढ़ते हुए उसका हाथ पकड़ लिया। इतनी जल्दी क्या है? इतनी नादान तो नहीं हो कि ये भी ना समझ सको ये रात सोने के लिए नहीं होती है। वो उसे पीछे से अपने करीब खींचते हुए अपने सीने से लगा चुका था और अपने हाथ उसके पेट पर बांधे हुए थे। निखिल, क्या क्या ऐसा नहीं हो सकता? हम अपनी सुहागरात पोस्टपोन कर दें, फिर कभी के लिए, आई मीन 2-3 साल के बाद के लिए। हैं, तुम पागल हो गई हो? निखिल को एक सदमा लगा था। यहाँ 2-3 मिनट का इंतजार नहीं हो रहा और तुम 2-3 साल की बात कर रही हो? उसने झटके से मिशिका को अपनी तरफ घुमाया था। उसकी आंखों में फैला डर और कांपते होंठ देखकर निखिल की हंसी निकली थी। ये वही लड़की थी जो उसे कभी भी किसी बात का उधार नहीं देती थी, और अब आज उसके सामने कैसे डर और शर्म से थर थर काँप रही थी। उसे उसका ये रूप बहुत पसंद आया था। कमर में हाथ डालकर उसे अपने करीब करके वो उसके गाल पर उंगली घुमाता हुआ उसके होठों पर आया था। ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानने को तैयार हूँ। हम अपनी सुहागरात पोस्टपोन कर देंगे और जब तुम कहोगी तब मनाएंगे। लेकिन मेरी भी एक शर्त है। कि क्या? मिशिका एकदम से खुश हो गई थी। तुम्हें सिर्फ 2 मिनट तक मेरी उंगलियों की शरारत अपने वजूद पर सहनी होगी। ये 2 मिनट निकाल लो तो तुम सुहागरात से बच सकती हो, लेकिन होठों से एक भी सिसकी नहीं निकलनी चाहिए, ना ही दिल की धड़कनें बढ़नी चाहिए और ना ही सांसें गहरी होनी चाहिए। वो मदहोश आवाज में उसके कान में सरगोशी करते हुए बोला था। ये कैसी शर्त है? वो बुरी तरह परेशान हुई थी उसकी शर्त सुनकर। मर्जी है तुम्हारी, अगर नहीं मान सकती तो मैं भी तुम्हारी शर्त नहीं मानूंगा। वो शरारत से अपनी शेरवानी के बटन खोलते हुए अपनी शेरवानी उतारकर सोफे पर रख चुका था।
अच्छा ठीक है, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। सिर्फ 2 ही मिनट की तो बात थी, किसी न किसी तरह ये 2 मिनट निकाल लूँगी। कम से कम इस खतरनाक काम से तो बच जाऊँगी। वो खुद से बड़बड़ाते हुए उसके करीब आई थी। सोच लो, अगर शर्त हारी तो तुम मुझे कुछ भी करने से रोक नहीं पाओगी, बल्कि रोमांटिक पलों में तुम मेरा साथ दोगी। ठीक है, मुझे मंजूर है। वो झट से आंखें बंद करके खुद को तैयार करने लगी, जबकि निखिल ने खींचकर उसे अपने करीब किया था। उसके पास सिर्फ 2 मिनट थे। उसके दुपट्टे को पिनों से आज़ाद करते हुए उसने साइड पर रखा था और फिर धीरे धीरे उसके कान के झुमके निकालते हुए उसकी नाक का नथ निकाला था। उसके नरम शरबती होंठ उसका ध्यान अपनी ओर खींच रहे थे। फिर अंगूठे की टिप से उसके होंठों की नरमी को महसूस किया था, जबकि मिशिका एकदम सांस रोके खड़ी थी। हालांकि उसकी छुअन पर ही उसका दिल जोरों से धड़कने लगा था, लेकिन वो खुद पर कंट्रोल कर रही थी। और जब हाथ मिशिका की पीठ के पीछे ब्लाउज की डोरियों पर रुके तो उसने पट से आंखें खोलकर निखिल को देखा था। एक हल्की दबी दबी सी मुस्कान निखिल के होठों पर टिकी हुई थी। एक झटके से उसने उसके ब्लाउज की डोरियों को खोलकर कंधे से नीचे गिरा दिया था। उसकी हरकत पर वो दंग रह गई थी। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि निखिल इतनी जल्दी इस हद तक चला जाएगा। निखिल उसके कांपते होठों से निकला था, जबकि निखिल ने उसके होठों पर उंगली रख दी। इस हालत में निखिल के सामने खड़े होने पर मिशिका की हालत शर्म से बुरी होने लगी थी। उसने झटके से अपनी पीठ निखिल की तरफ से घुमाई थी और मुंह फेर कर खड़ी हो गई, जबकि निखिल ने पीछे से ही उसे खींचकर अपने सीने से लगाया था और अब उसके हाथ पीछे से होते हुए उसके नरम पेट पर आए थे और नरम पेट से होते हुए ऊपर की ओर सरक रहे थे। और जब उसकी धड़कनों पर आकर रुके तो खुद पर लाख पहरे बिठाए हुए भी मिशिका के होठों से एक मदहोश भरी सिसकी निकली थी। अपने दोनों हाथों से उसकी मक्खन जैसी नरम धड़कनों को महसूस करते निखिल एकदम से बेकाबू हुआ था। उसे अपनी तरफ करते हुए उसके नरम होठों पर झुक गया। अब कैसी शर्त, कहाँ की शर्त, दोनों ही जज्बातों में बुरी तरह मचल उठे थे। और फिर थोड़ी देर बाद वो उसे बाहों में उठाए हुए बेड पर लेकर आया था। लाइट बंद करता, हर पर्दा गिराता वो अपने और उसके बीच की हर दूरी को मिटा गया था। मिशिका पूरी तरह जज्बातों में भर चुकी थी। उसकी उंगलियों की पकड़ निखिल की कमर पर सख्त से सख्त होती जा रही थी। जब निखिल ने उसके कान में धीरे से सरगोशी की थी, क्या ख्याल है, सुहागरात को पोस्टपोन कर दें? जान ले लूंगी तुम्हारी, जानते नहीं हो तुम, मिशिका शर्मा नाम है मेरा। वो उसे धमकी देती गुर्राकर बोलती, अपने दांत उसके कंधे पर दबा चुकी थी। एक मीठा मीठा सा दर्द निखिल के पूरे वजूद में उतर गया था। अब कहीं जाकर उसे लगा कि वो अपनी मिशिका के साथ है। उसे वापस अपने रूम में आते देखकर उसे अपनी बाहों में समेटते हुए उसके नाजुक वजूद में पूरी तरह डूब गया था। खिड़की से झांकता चौदहवीं का चांद उनके मिलन पर शर्माकर बादलों के पीछे छुप गया था, जबकि वो दोनों एक दूसरे की बाहों में बेखुद हर चीज़ से बेगाना नई जिंदगी के सपने सजाते मीठी नींद में सो चुके थे। तो दोस्तों, आज की हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ एक ऐसी ही नई और रोमांटिक कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई कहानी के साथ।